आदरणीय गुरुजन वृंद और प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसे बोर्ड पर लिखा है पर्यावरण और हम, पर्यावरण के विषय में आपने बहुत जगह बहुत सी चीज़ें सुनी हैं, देखी है, समझी है, लेकिन आज कुछ उससे आगे बढ़कर पर्यावरण हमेशा कृति का विषय होता है। कृति का मतलब समझ गए, करने का विषय होता है। हमारा शरीर पंच महाभूत से बना है। पंच महाभूत का मतलब समझ गए क्या? कौन कौन सी 5 चीज़ें जिनसे हमारा शरीर बना है? ये 5 चीज़ें हमारे शरीर का निर्माण करती है। और शरीर की कितनी कीमत है हम आसानी से समझ सकते हैं। जिसके किडनी फेल हो जाती है वो 40 लाख रुपए देकर भी किडनी को ट्रांसप्लांट करवाने की कोशिश करता है। जिसके हार्ट में समस्या आ गई 5-5, 10-10 लाख रुपए लगा के उसके रिपेयरिंग का काम करवाता है। वो आँख चली गई तो कुछ भी कीमत लगे आँख वापस वो लेने की कोशिश करता है। ऐसे पूरे शरीर में हजारों अंग है जो हमारे लिए प्रकृति ने, एक पंच महाभूत ने 100 साल के लिए दिए हैं। आँख 100 साल तक काम करती है, किडनी 100 साल तक काम करती है, हार्ट, अब आप अंदाज लगाइए हार्ट की बीट कितनी होती है 1 मिनट में, और 100 साल में वो कितनी बार धड़केगा। 1 सेकंड भी रुकता नहीं है वो। अगर 1 सेकंड रुक गया तो क्या होगा? आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो इसका मतलब कितनी जबरदस्त मशीन है जो 100 साल तक बिना रुके 24 घंटे 1 सेकंड भी बिना रुके काम करती है। उसको कुछ न कुछ खुराक चाहिए या नहीं चाहिए? हार्ट को मजबूत करने वाली चीज़ें चाहिए या नहीं चाहिए? वो चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी? वो हमारे भोजन से मिलेगी। भोजन कहाँ से आएगा? खेती से आएगा। धरती पर पैदावार होगी, धरती पर जो पैदा होगा वो हम खाएंगे। उससे जो रस, एंजाइम, जो तत्व बनेंगे वो हमारे सारे शरीर के अंगों को संचालित करेंगे। अभी असुविधा क्या हो रही है, दुविधा क्या हो रही है? वो दुविधा हो रही है कि हम जो खा रहे हैं वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। शरीर के अनुकूल नहीं है तो कई प्रकार की बीमारियां होती है। जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम और पोटेशियम 2 तत्व होते हैं, वो अगर नहीं मिलते हैं तो हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाएगी। अभी धरती में वो दोनों तत्वों की कमी हो रही है, तो अन्न में वो तत्व आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। तो हमारे शरीर में क्या है, उनकी धीरे धीरे कमी होती जाएगी। जैसे ही बहुत ज़्यादा कमी होगी तो हार्ट अटैक आएगा। तो अभी 15 साल के, 17 साल के, 18 साल के लड़कों लड़कियों के भी हार्ट अटैक आ रहा है और उसमें उनकी डेथ हो रही है। तो ये सारा जो चक्र मैंने बताया ये सारा पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। पर्यावरण में 5 चीज़ें, धरती, आकाश, सूर्य, जल और वायु, इनका संरक्षण करना है, संवर्धन करना है। ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है, प्रथम ड्यूटी है। जैसे हवा में क्या लेते हैं हम? ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी। कितनी मिलनी चाहिए? सांस के साथ 21% ऑक्सीजन जानी चाहिए। कितनी? अब हवा में 15% है तो आपको कितनी मिलेगी? 15% ही मिलेगी। ज़्यादा लंबा सांस लेंगे तो 17% कर लेंगे उसको। लेकिन ऑक्सीजन की जो कमी है उस कमी का असर क्या होगा? हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या होगा? कई प्रकार के रोग खड़े होंगे। उसमें एक प्रमुख रोग है कैंसर। कैंसर पैदा होने का बड़ा कारण ऑक्सीजन की कमी है। कैसे है वो भी आपके समझ में आना चाहिए। आप सब क्या हैं? विद्यार्थी हैं। अभी आपको लंबा जीवन जीना है, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, कैंसर नहीं हो इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसके लिए
कुछ समझ में आएगा तो हम काम करेंगे। शरीर में दो प्रकार के काम अनवरत चलते हैं, एक कोशिका निर्माण का काम और दूसरा जो मरी हुई कोशिका है उसको डिस्पोज करने का काम। जो मरी हुई कोशिकाओं की लाश होती है उसको जलाकर शरीर नष्ट करता है। इन दोनों कामों के लिए ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? जो हम श्वास में लेंगे ऑक्सीजन, मान लीजिए कम है तो शरीर को एक काम कम करना पड़ेगा, करेगा या नहीं करेगा? या तो कोशिका निर्माण का काम कम होगा और या उसको जलाकर डिस्पोज करने का काम कम होगा। अब दोनों में से जो काम कम होगा, अगर निर्माण का काम कम हुआ तो आपके शरीर में खून की कमी हो जाएगी, आपके शरीर में कई प्रकार की विकृतियां खड़ी हो जाएगी। तो शरीर प्राथमिकता रखता है, निर्माण का काम नहीं रोकता है। तो फिर जो कोशिका 120 दिन बाद मरती है तो उसको डिस्पोज करने का काम पसीने के रूप में या तापमान के माध्यम से जलाकर उसको नष्ट करती है शरीर के अंदर ही। अब वो जो जलाने का काम जिसमें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जलाने में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, पता है ना आपको? ऑक्सीजन जहाँ नहीं है वहाँ कोई भी आग नहीं जलती है। आप एक दीपक जलाओ और उसके ऊपर गिलास रख दो, उसके अंदर 1 मिनट या आधा मिनट की ऑक्सीजन है, तब तक वो दीपक जलेगा, बाद में बुझ जाएगा। अब शरीर के अंदर भी जो कोशिकाओं की लाश है, वो लाश जैसे जैसे जलकर नष्ट होती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा? वो कुछ कोशिकाएं जलने से बच जाएगी। अब जो जलने से बच जाएगी वो क्या है? एक जगह इकट्ठी होगी, होगी या नहीं होगी? बची हुई एक जगह इकट्ठी होगी। वो जो इकट्ठी होगी उसी को हम गांठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गांठें कहाँ बनती है? जहां जिसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होगी, चर्बी के रूप में बन जाएगी, जगह जगह शरीर फूल जाएगा, अतिरिक्त मांसपेशियां बन जाएगी, वो पड़ी रहेगी, आलस्य आएगा। ये सारी चीजें ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। अब वो जो गांठ बनी है आपके शरीर में, अब खुदा न खास्ता कैंसर का वायरस उसमें जाके और जगह बना ली, उसको लगा कि यार ये बहुत अच्छा घर तैयार है, वहां जाके सेट हो गया। यहाँ गांठ है और यहाँ गांठ में कैंसर का वायरस घुस गया तो उसको जगह मिल गई और खाने को उसको कोशिका मिल गई। वो अच्छी तरह अपनी वृद्धि करता है। एक घुसा था और 3 दिन में ही 1000 हो गए, फिर अगले 3 दिन में 10 लाख हो गए और वो पूरी की पूरी गांठ क्या बन गई? कैंसर के वायरस की गांठ बन गई। अब डॉक्टरों को पता लगा कि इस गांठ में तो कैंसर के वायरस हैं, तो वो ऑपरेट करके और उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन जब ऑपरेट करते हैं उस समय कैंसर के वायरस को पता लग जाता है, वो इधर उधर भाग जाते हैं, शरीर में दूसरी जगह बना लेते हैं। तो कैंसर का अगर पूरा ऑपरेट हो गया उसके बाद भी कैंसर के जीवाणु बचने की संभावना होती है। ये बात मैंने इतनी डिटेल से आपको क्यों बताई? ऑक्सीजन की कमी के कारण क्या क्या होगा इसकी हमें जानकारी चाहिए, तभी तो आप काम करेंगे कि भाई ऑक्सीजन निर्माण करना है, ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना है, उसके लिए प्रयास करना है। आपके भी किसी न किसी रिश्तेदार की कैंसर से डेथ हुई है। ऐसा कोई है क्या जिसके कोई रिश्तेदार की कैंसर से डेथ नहीं हुई है? मेरे हिसाब से मेरे 17 रिश्तेदार हैं, उनकी कैंसर से डेथ हो चुकी है। हर एक के रिश्तेदार के, कोई ननियाल में होगा, कोई बुआ के होगा, कोई दादेने में होगा, कोई और अपने रिश्तेदारियों में होगा। तो ये जो फैल रहा है उसमें बड़ा कारण कौन है? पर्यावरण है। अब पर्यावरण का एक पक्ष हमें समझ में आया कि शुद्ध हवा चाहिए, 21% चाहिए, उससे कम हो रही है, तो उसका कारण मानव है। कौन है? मानव की गलती के कारण ही ऑक्सीजन का लेवल घट रहा है। और सुधारेगा कौन?
मानव ही सुधारेगा, हम ही सुधारेंगे। तो उसको कर्तव्य मानकर ऑक्सीजन का लेवल हमारे पर्यावरण में बढ़ना चाहिए, इसकी चिंता करने के लिए आज हम एकत्र आए हैं। दूसरा पक्ष है पानी। पानी क्या है? जल ही जीवन है। ये नारे सुने होंगे आपने, जल है तो कल है, हैं? पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी पर जल है, इस कारण यहाँ जीवन है। बाकी किसी जगह जल नहीं है, इसलिए जीवन नहीं है। पेड़ पौधों का कारक ये जल है। लेकिन जल के संबंध में हम जितना जानते हैं उससे आगे भी जानने की ज़रूरत है। हवा में नमी होती है, वो किससे बनती है? किससे बनती है? जल से बनती है ना। जल में हवा होती है, हवा में जल मिलता है तो नमी बनती है, और वो नमी है तो हमारा जीवन ठीक चलता है। मई जून के महीने में नमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो लू की चपेट में आते ही हम क्या होंगे? बीमार पड़ जाएंगे, हमारा जीना दूभर हो जाएगा। कई लोगों की लू से डेथ होती है। वो किस कारण से होती है? जैसे ही हवा बिना नमी की और हमारे से टकराती है तो हमारे शरीर के अंदर जो पानी है उस पानी को वो सुखा देती है और आदमी की डेथ हो जाती है। इसलिए जल के विभिन्न आयाम, उनकी हमें जानकारी चाहिए। तापमान जो बढ़ रहा है वो जल के मिसमैनेजमेंट के कारण बढ़ रहा है। पानी का प्रबंध ठीक नहीं है। जो पानी पेड़ को प्यास बुझाने में होना चाहिए, पेड़ की प्यास बुझाने में होना चाहिए, वो पानी वेस्टेज हो रहा है। अब आप कहेंगे कि पेड़ को कितना पानी चाहिए और हमें कितना पानी चाहिए? हमारी आवश्यकता बहुत न्यूनतम है। कितने हैं? मुश्किल से 20 लीटर, 30 लीटर, 50 लीटर में एक आदमी का काम चल जाता है। लेकिन हमारी लापरवाही के कारण जल है वो बरसता है, धरती पर जल बरसता है। वो कितना बरसता है? आप अंदाज लगाइए। 1 सेंटीमीटर जब बरसात होती है, 1 वर्ग किलोमीटर में 3 करोड़ 70 लाख लीटर पानी बरसता है। कितना? 1 वर्ग किलोमीटर, समझ गए? 1 किलोमीटर इंटू 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर बरसात हुई, 3 करोड़ 70 लाख लीटर पानी बरसा। हमारे यहाँ बीकानेर ज़िले का औसत है 30 सेंटीमीटर साल की बरसात का। कितना? तो कितनी बरसात होगी? कितना पानी आएगा? 30 इंटू 3 करोड़ 70 लाख लीटर, इतना पानी आएगा पर वर्ग किलोमीटर। 111 करोड़ लीटर। कितना? अब भगवान ने देने में कमी रखी है क्या? अपन मानते हैं कि बरसात कम हुई है, लेकिन कम होने के बाद भी 111 करोड़ लीटर पानी प्रति वर्ग किलोमीटर भगवान ने दिया है। लेकिन हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है, हमारा प्रबंधन सही नहीं है, तो उसका परिणाम क्या है? पानी की 2 गति होती है, या तो भाप बनकर उड़ जाता है और या ज़मीन के अंदर चला जाता है। ये 2 ही काम होते हैं। अब 2 काम हम आंखों से देखते हैं। अगर हमारा मैनेजमेंट सही हो तो पानी को भूजल के अंदर, जमीन के अंदर संचित करके रख सकते हैं। जब जरूरत पड़े उस समय निकाल लीजिए। और पेड़ को पानी दिया, फिर वापस अंदर चला गया, फिर पानी निकाला, फिर पेड़ को पानी दिया, अंदर चला गया। ऐसे अनंत समय तक उसका उपयोग कर सकते हैं और इसमें से ऑक्सीजन का निर्माण भी हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? लेकिन अभी इसके कुछ और माइनस पॉइंट जो गहराई से हमें समझने हैं। अभी इन 3-4 सालों में प्रकृति में कुछ चीज़ें विपरीत हो रही है, अलग हटकर हो रही है। जैसे कुंडी का पानी पहले गर्मी में ठंडा निकलता था, आजकल इन 3-4 सालों में कुंडी का पानी भी गर्मी में गर्म निकल रहा है। सर्दी में पहले वो गर्म निकलता था पानी नीचे, आजकल
सर्दी में वो ठंडा निकल रहा है। कारण आपने जाना क्या, ऐसा 3, 4, 5 सालों में क्यों परिवर्तन आ रहा है? धीरे धीरे जमीन में जो पानी जाता है वो धरती को सम रखने का काम करता है, धरती को इक्वल रखने का काम करता है, जिसके कारण सर्दी में पानी गर्म मिलता था, गर्मी में पानी ठंडा मिलता था। अब वो स्थिति बदल गई है। अब क्या हो गया है, पानी अंदर जा नहीं रहा है। अंदर नहीं जा रहा है, उसका बड़ा कारण है धरती पर एक प्लास्टिक की परत छा गई है। क्या हो गया, प्लास्टिक हमने बिखेरा, वो यत्र तत्र सर्वत्र एक परत बन गई। परत बनने से बरसात हुई और पानी है वो ज़मीन के अंदर नहीं गया। ज़मीन के अंदर नहीं गया तो धरती अंदर से ठंडी नहीं हुई। ठंडी नहीं हुई तो उसका परिणाम अभी देख रहे हैं, बरसात होने के बाद भी भयंकर गर्मी रहती है। देख रहे हैं ना, अनुभव कर रहे हैं। पिछले 10 साल का आप देखेंगे तो ये चेंजेज आ रहे हैं। अब ये पानी के संबंध में, पानी को मैंने संबंध किया है प्लास्टिक से। प्लास्टिक पानी को प्रभावित कर रहा है। फिर जैसे नीचे गर्मी बढ़ रही है, पेड़ पौधों की जड़ें कहाँ जाती है, जमीन में जाती है। अब पानी वहां मिल नहीं रहा है और गर्मी बढ़ रही है तो पेड़ सूखेगा या नहीं सूखेगा? तो आपने बड़े बड़े पेड़ सूखते हुए देखे होंगे। उसका एक बड़ा कारण ये भी है, पेड़ सूखेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी। पानी, पेड़, प्लास्टिक, ये तीनों आपस में जुड़े या नहीं जुड़े? जुड़ गए। हमारी गलती कहाँ है? हमने 2 प्लास्टिक बिखेर दिए। 2 प्लास्टिक बिखेरते ही 1 फुट जगह है वो बर्बाद हो गई। वो 1 फुट जगह है, उसमें पानी नीचे नहीं जाएगा, उसके नीचे ज़मीन बंजर हो जाएगी, ज़मीन उबलती हुई रहेगी। सारा प्राकृतिक असंतुलन इस तरह से बढ़ रहा है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा गहराई की बात हो गई, लेकिन इसके प्रभाव हमें समझ में आने चाहिए। एक प्लास्टिक जो बिखरता है 300 साल तक धरती के अंदर गलता नहीं है। कितने साल तक? 300 साल में एक प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा जो डिस्पोजल है ना, वो 2 इंच बाई 3 इंच, वो भी करीब करीब 3000 रुपये का नुकसान कर देता है 300 साल में। अब वो किसकी जेब से लगेगा? 3000। जो इस धरती पर रहेगा उसकी जेब से कैसे लगेगा? अभी मैंने आपको तरीका बताया। आपने पेड़ लगाया, मेहनत की, और लेकिन मिसमैनेजमेंट के कारण पेड़ सूख गया। गर्मी बढ़ी, आपको एसी लगानी पड़ेगी। पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? कूलर लाना पड़ेगा। खर्चा किसका लगेगा? जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो इसको भुगतेगी। अगर धरती पानी से ठंडी हो जाती है, प्लास्टिक बीच में नहीं रहता है, तो क्या होगा? क्या होगा? पानी अंदर जाएगा, पेड़ पौधों को पानी मिलेगा, नए पेड़ पौधे बहुत अच्छे फलीभूत होंगे और धरती का संतुलन बनेगा। भूजल है वो स्तर सुधरेगा। ऐसे छोटे से प्रयास से कितना बड़ा परिवर्तन आता है। अब आप कहेंगे कि हमारे से क्या चाहते हो? ये आएगा ना दिमाग में, हम क्या कर सकते हैं? तो मैंने अभी 3 चीज़ें बताई आपको, पेड़, प्लास्टिक और पानी। इन तीनों का जो आपस में संबंध है, ये समझ में अगर आ जाता है तो जीवन का एक बहुत बड़ा अंश इससे हमें सुगम बन जाएगा। हमारी भूमिका अब शुरू होती है पेड़ लगाने से। एक परिवार के लिए 438 पेड़ चाहिए ठीक से जीवन चलाने के लिए। कितने पेड़ चाहिए? अब आपके परिवार ने पूरे जीवन में कितने पेड़ लगाए हैं? कोई किसान हैं, उनके खेत में हो सकता है 400, 500, 1000 पेड़ हों, लेकिन जिसके 25 बाई 50 का प्लॉट है
या मल्टी स्टोरी में रहते हैं, वो कहेंगे हम तो कहाँ लगाएं। लेकिन हम इस धरती पर आए हैं तो प्रकृति के जितने कर्तव्य हैं वो सब हमें पूरे करने ही हैं। अगर हम नहीं करके जाएंगे तो हमारा सर पर वो ऋण लिखा जाएगा कि भाई 438 आपके परिवार के जिम्मे था, आपने नहीं लगाया, इतना आपके बाकी रह गया है। अब पेड़ के संबंध में, बीज से पेड़ लगाना सबसे सरल काम होता है। हम नहीं कहते कि आम का पेड़ लगाओ, चीकू का पेड़ लगाओ, पपीते का पेड़ लगाओ। अपने यहाँ कौन सी चीज़ पैदा हो सकती है और कैसे पैदा हो सकती है, सरलतम तरीके से कैसे लग सकते हैं। तो अभी पिछले 40 वर्षों से हम बीजारोपण से वृक्षारोपण अभियान में काम कर रहे हैं। बहुत से हजारों उदाहरण ध्यान में आते हैं। ठीक स्थान पर हमने बीज लगाया, ठीक समय पर लगाया, बीज उग गया, उसकी प्रकृति ने ही सुरक्षा की, प्रकृति ने ही पानी दिया और पेड़ बड़ा हो गया। वो आज हजारों सालों तक, सैकड़ों सालों तक प्रकृति की सेवा करेगा। उदाहरण के तौर पर खेजड़ी का बीज, खेजड़ी के खोखे होते हैं, अभी इस साल लगभग लगे नहीं हैं, फिर भी हमने कहीं से व्यवस्था की, खोखों को गायों को खिलाया तो बीज उपचारित हो गया। उसके गोबर में जो बीज निकला उसको हमने बाड़ के अंदर डाल दिया। किस में डाला? बाड़ के अंदर। क्यों डाला? क्योंकि बाड़ के अंदर मिट्टी पावरफुल होती है, बीज आसानी से उग जाएगा, उसके बाद सुरक्षित रहेगा, कोई जीव उसको खाएगा नहीं। वो उसके अंदर डाल दिया, धीरे धीरे बढ़वार लेता रहा। 2-3 साल 4 साल में वो बाढ़ से बाहर निकलना शुरू हो गया। ऐसे हजारों लाखों पेड़ पौधे हमने लगाए हैं। अभी 5-10 दिन पहले एक वैद्य जी हैं जो अभी डिप्टी डायरेक्टर हैं आयुर्वेद के, उन्होंने अपने जीवन का उदाहरण बताया कि मैं किसी दूसरे गांव में मेरे पोस्टिंग थी, मेरा आना जाना होता था, तो मेरा स्वभाव क्या बन गया था, निम्बोली साथ में ले जाता था। जहाँ भी बाढ़ होती थी, बाढ़ में मैं निम्बोली डालता रहता था। अभी उन्होंने बताया कि 30-40 साल बाद मैं उस क्षेत्र से निकला तो करीब 400-500 नीम वो तैयार हो गए बाढ़ के अंदर। उनकी मेहनत कितनी थी? बहुत कम मेहनत थी। अब 500, 700, 1000, 5000 डाला होगा उन्होंने, 5000 में 500 नीम तैयार हो गए। अब आप में से किसी को पूछा जाए कि आपने जीवन में 500 पेड़ लगाए हैं क्या, पेड़ तैयार किए हैं क्या, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर हमें ज्ञान ठीक से मिल जाए, नॉलेज ठीक से मिल जाए, तो ये काम बहुत आसानी से हो सकता है। उस नॉलेज के लिए ये आज का सत्र है। ठीक से बात समझ में आनी चाहिए, करना क्या है और कैसे करना है। अभी प्लास्टिक निस्तारण के संबंध में, घर घर से प्लास्टिक निकलता है या नहीं निकलता है? कहाँ जाता है वो? कूड़े में जाता है। कूड़े में 2 प्रकार का कचरा मिक्स होता है, एक जिसको कार्बनिक कचरा कहते हैं, दूसरा नॉन कार्बनिक कचरा होता है। दोनों कचरा आपस में मिलते हैं। कार्बनिक कचरा जो गलकर खाद बनती है, अगर नॉन कार्बनिक कचरा उसके साथ मिल गया तो क्या होगा, वो जो गलकर खाद बनती है उसको वो गलने नहीं देगा। गलने नहीं देगा तो क्या होगा, वो सड़ेगा। खाद अगर उसकी नहीं बनी तो वो सड़ेगा। जैसे मान लीजिए आम का छिलका आपने प्लास्टिक के अंदर डाल के और फेंका, क्या होगा उसमें? क्या होगा? वो सूखेगा नहीं, वो गलेगा नहीं, वो सड़ना शुरू होगा। उसमें कई प्रकार के रोगाणु उसके अंदर पनपने शुरू हो जाएंगे, उसमें दुर्गंध शुरू हो जाएगी। होगी या नहीं? वही दुर्गंध, वही रोगाणु जब वातावरण में फैलेंगे तो क्या होगा, हमारे नाक के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचेंगे। इस तरह से रोग आगे बढ़ते हैं। तो कार्बनिक कचरा और नॉन कार्बनिक कचरा मिश्रण हुआ, इस कारण से समस्या पैदा हुई।
अगर हम लोग कार्बनिक और नॉन कार्बनिक कचरे को अलग अलग कर दें तो क्या होगा? जो कार्बनिक कचरा जमीन पर गिरा है वो 5-10 दिन 15 दिन में गलकर खाद बन जाएगा, वो पेड़ पौधों की खुराक बन जाएगा, उसके अंदर कई प्रकार के पोषक तत्व ये निर्माण हो जाएंगे। और जो प्लास्टिक आदि नॉन कार्बनिक कचरा है उसको अलग से हमने इकट्ठा कर लिया और उसको किसी फैक्ट्री में भेज दिया रिसाइकिल के लिए, तो उसका नुकसान बंद हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब एक एक परिवार से एक साल में हजारों लाखों प्लास्टिक है वो बाहर जाता है, जिसको हम लोग आसानी से निस्तारित कर सकते हैं। अब आपके घर में जितना बेकार प्लास्टिक होगा जो निकलेगा उसको हम समेट कर अच्छी तरह बैग का एक खंड बना लीजिए, उसके अंदर 4 प्लास्टिक 2 प्लास्टिक 7 प्लास्टिक वो डाल के और यहाँ ले आए और यहाँ एक बड़ा बैग लगा दिया जिसके अंदर सारे अपना अपना डालते रहेंगे। बैग भर गया, उसकी सिलाई करके स्कूल में रख देंगे। वो ऐसे 20 बैग 25 बैग तैयार हो गए महीने भर में, मान लीजिए 30 बैग तैयार हुए। वो 30 बैग है वो गंगानगर में एक फैक्ट्री है जो ऐसे प्लास्टिक को लेकर गमले तैयार करके वापस बेचती है। तो क्या होगा? हम यहाँ से प्लास्टिक भेजेंगे, वो अच्छे गमले तैयार करके हमें दे देंगे। वो प्लास्टिक का नुकसान सारा बंद हो गया। गमले में क्या लगेगा? अच्छा पौधा लगेगा, सुंदर पौधा लगेगा। जब कोई देखने आएगा कि ये गमले बहुत सुंदर लगे हुए हैं तो उसके साथ एक प्लस पॉइंट और क्या जुड़ा हुआ होगा? क्या जुड़ा हुआ होगा कि ये केवल गमला नहीं है, ये 1000 प्लास्टिक से बना हुआ गमला है। इस 1000 प्लास्टिक का जो 30 लाख रुपए धरती को नुकसान, प्रकृति को नुकसान होता था, उस नुकसान को इस गमले ने रोका है। और उसको रोकने में भूमिका किसकी है? इस पर्यावरण टीम की है। संभव है, ये काम हो सकता है। अब इन छोटे छोटे कामों को करने के लिए एक टीम की जरूरत होती है। उस टीम का पहले मानस बनना चाहिए। मानस बन गया, उसको फिर करने का तरीका आना चाहिए कि ये काम कैसे होगा और इसके माध्यम से रिजल्ट कैसे आएंगे। रिजल्ट आने के बाद उसका समाज में एक्सपोजर चाहिए, समाज में उसका प्रचार चाहिए, ताकि आपको देखकर, आपको समझकर दूसरे लोग भी प्रेरित हो सकें। ग्रामोत्थान जो कर रही है, अगर अच्छा कर रही है तो दूसरों को प्रेरणा मिलेगी या नहीं मिलेगी? आप पूरे लून कंसर के लिए लीडर बन जाएंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे? आपके पद चिन्हों पर चलने वाले हजारों लोग होंगे, लेकिन सबसे पहले दृढ़ निश्चय आपकी टीम को करना होगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि ये जो टीम जिसने एक प्रारंभिक विषय को समझा है, विषय की गहराई को समझा है, क्यों जरूरी है ये समझा है, उसका निस्तारण कैसे होगा, इसके हजारों तरीके समय समय पर आपको बताते रहेंगे। पानी के संबंध में कुछ छोटे छोटे प्रयोग हो सकते हैं। जैसे आपने तय किया कि हमारी 10 टीम बनेगी, पानी के संबंध में काम करेगी। क्या करेगी? कोई भी किसी घर में पानी टपकता हुआ नहीं रहेगा। अब एक टोंटी जो टपकती है उससे कितना पानी गिरता है? 24 घंटे में 50-100 लीटर पानी बह जाता है। पूरे विद्यालय में जैसे मान लो 1000 परिवार हैं, आपके प्रयास से मान लो 800 परिवारों में टपकना बंद हो गया पानी, तो कितने लाख, कितने करोड़ लीटर पानी की बचत कर देंगे। उससे कितने पेड़ पौधे लग सकते हैं। ऐसा सारा एक्सपोजर समाज के सामने होना चाहिए। ये आप सबकी सामूहिक टीम का काम है। तो मैंने आज कुछ बिंदु आपके सामने रखे हैं। अब आपका दिमाग इस काम को भली प्रकार करने के लिए लगना चाहिए, अपनी पूरी ताकत, पूरे मनोयोग से करना है। आपकी पहला काम पढ़ाई है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पर्यावरण भी है। आप पर्यावरण के लिए काम करेंगे तो पर्यावरण आपके लिए काम करेगा। कैसे करता है? कल मैंने विद्यालय में एक उदाहरण बताया था
पिछली बार भी मैंने एक पौधे का नाम बताया था, उस पौधे का नाम है शंख पुष्पी। क्या नाम है, याद है किसी को? पिछले सत्र में मैंने शंख पुष्पी के बारे में बताया था। धोले फूल लगते हैं, याददाश्त शक्ति बढ़ाने में काम आती है। जब ये आप पर्यावरण के लिए काम करेंगे, पर्यावरण आपके लिए शंख पुष्पी पौधा आपके खेत और आसपास में पैदा करेगा, आपकी गाय उसको खाएगी, उसका दूध आप पिएंगे, आपका बुद्धि दिमाग तेज होगा और आप अव्वल श्रेणी में आएंगे, आपकी इंटेलिजेंसी बढ़ेगी। ऐसे प्रकृति काम करती है। अगर हमने प्रकृति के प्रति बुरा बर्ताव किया तो हमारे साथ प्रकृति बुरा बर्ताव करेगी। तो आप सबके सामने मैंने ये संक्षिप्त विषय रखने की कोशिश की है। 2-3 बिंदु आप सबके सामने रखे हैं। ये रिकॉर्डिंग हुई है, आवश्यकता पड़ने पर इसको वापस रिमाइंड करके अपनी भूमिका तय करिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या भूमिका होगी। स्कूल ने मेरे को जो जिम्मेवारी दी है उस जिम्मेवारी को पूरा करने का मैं प्रयास करूँगी या करूँगा, ऐसा मानते हुए इस गोष्ठी को हम अपने हृदयंगम करें, ऐसी आप सबसे प्रार्थना करता हुआ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद।